स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रायल में। और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल सीरीज के अंतर्गत ट्रायल एग्जाम का की क्लास 3। आज की हमारी क्लास पॉलिटी बेस रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे कहे के मुताबिक आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, क्योंकि आपको गैस करना है हर एक क्वेश्चन को और अंत में देखना है आपने टेस्ट दिया है, ट्रायल दिया है अपने एग्जाम का, तो आपके अपने कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और हमारी क्लास ट्रायल एग्जाम का रेडी करती है आपको एग्जाम के लिए, टेस्ट लेती है, ट्रायल करती है आपके एग्जाम का। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6261। भारत का राष्ट्रीय फल है, आपके ऑप्शन सेब, केला, लीची, आम। आपको बताना है इनमें से भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सेब, केला, लीची, आम। तो देखते हैं, आपने गैस कर लिया होगा तो देखते हैं सही आंसर। और सही आंसर है आम। प्रश्न नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहां दिखाई पड़ते हैं। आपके ऑप्शन मानस वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव घना पक्षी विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, पेरियार अभयारण्य। आपको बताना है कि भारत में जाड़े में साइबेरियाई सारस कहां दिखाई पड़ते हैं। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर और देखते हैं सही आंसर। जी हां, सही आंसर है केवलादेव घनी पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में है। और अब बात कर लेते हैं मानस वन्यजीव अभयारण्य की। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है असम में, गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में, और पेरियार अभयारण्य स्थित है केरल में। और पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शन सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, चंद्रो देवी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, चंद्रो देवी, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। प्रश्न नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर। संसद की कार्रवाई का प्रथम विषय कौन सा होता है। आपको बताना है संसद की कार्यवाही का प्रथम विषय कौन सा होता है। आपके ऑप्शन शून्यकाल, मध्यकाल, प्रश्नकाल, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर। और आपका आंसर है प्रश्नकाल। दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि आज की हमारी क्लास पॉलिटी बेस्ड रहेगी। आप कॉपी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि कई प्रश्नों के ऑप्शंस में आपको डिटेल मिलेगी। और डिटेल ऐसी मिलेगी जो कि आपको आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। आपके ऑप्शन अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 47 में। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 47। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है अनुच्छेद 52।
अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। तो अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है। अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बताया गया है, जो कि भारत के संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार 2002 में हुआ था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। तो अनुच्छेद 47 पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य के विषय से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। तो प्रश्न नंबर 66 अब आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 66, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम होने पर, राष्ट्रपति के कहने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम होने पर, राष्ट्रपति के कहने पर, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। प्रश्न नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर। क्या लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। हां, उच्च न्यायालय में, हां, सर्वोच्च न्यायालय में, नहीं, यह निर्णय अंतिम होते हैं। ऑप्शन 4, 6 माह के अंदर किसी भी न्यायालय में। आपको बताना है कि लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है या नहीं। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। नहीं, यह निर्णय अंतिम होते हैं। जी हां, लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णय ही अंतिम निर्णय होते हैं और इनके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर। समय से पूर्व कोई भी न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? आपके ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, संसद को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर पूछता है समय से पूर्व कोई भी न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, संसद को, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपका जवाब लिख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है राष्ट्रपति को। इसका अर्थ है कि समय से पूर्व, रिटायरमेंट से पूर्व कोई भी न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है। प्रश्न नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 40। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उम्मीद है आपका जवाब आ गया होगा। तो देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है अनुच्छेद 19। जी हां, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने,
देश में कहीं भी घूमने और देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों से आशय भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी उपाधियों को पुरस्कार माना जाएगा। ये उपाधियां उपाधि नहीं बल्कि पुरस्कार है और उपाधि मानी जाती हैं। जैसे कि कोई बीटेक या इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, तो वो उसकी शैक्षिक उपाधि होती है। जबकि पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये उपाधियां नहीं पुरस्कार के दायरे में रखी गई हैं। ये सब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। तो अनुच्छेद 40 आप जानते हैं कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो कि भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 73 के अनुसार अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जो संशोधन 1992 में किया गया था। प्रश्न नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? आपको बताना है कि भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ। आपके ऑप्शन 24 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1994 को, 24 अप्रैल 1995 को। और प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक भी है, मैं तब तक ठीक करता हूं, आप अपना आंसर गैस कर लीजिए। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं इसका आंसर। और भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? आपको बताना है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। आपके ऑप्शन छठी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में या फिर नौवीं अनुसूची में। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है सातवीं अनुसूची में। जी हां, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? आपके ऑप्शन राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, निर्वाचन आयोग का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है। उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है निर्वाचन आयोग का। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। प्रश्न नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर। जब कोई बकरी या भेड़ का मांस खाता है तो वह किस प्रकार का उपभोक्ता माना जाएगा? आपके ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर परपोषी। प्रश्न आपसे कहता है कि जब कोई बकरी या भेड़ का मांस खाता है तो वह किस प्रकार के उपभोक्ता की श्रेणी में माना जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर परपोषी। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब आपकी स्क्रीन पर द्वितीयक उपभोक्ता। जब कोई बकरी या भेड़ का मांस खाता है तो उसे द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, देहरादून में, भोपाल में, नागपुर में, दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब नागपुर में। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या फिर 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आपको बताना है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया है। आपके ऑप्शन, 73वें, 86वें, 42वें या 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जी हां, भारत के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की। तो 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 40 में 1992 में हुआ था, जिसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। अब बात कर लेते हैं 86वें संविधान संशोधन की। तो 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 में 2002 में हुआ था, जिसमें बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की। तो 42वां संशोधन अनुच्छेद 43 में सन 1976 में हुआ था, जो कि कर्मकारों से आशय काम करने वाले कारीगरों मजदूरों से है, जो कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों का विकास, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन, एथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। आपको बताना है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। एथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं सही जवाब, और सही जवाब है मीथेन। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? आपके ऑप्शन, केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, केवल दिन में। जी हां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, जो कि केवल दिन में ही होती है। प्रश्न नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? आपके ऑप्शन, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं।
आपको बताना है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। प्रश्न नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। आपके ऑप्शन: ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है या फिर किस देश के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की प्रक्रियाओं की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है, और इसी से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रारूप लिया गया है। अब बात करते हैं जर्मनी के संविधान की। तो भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जब किया जाता है, उस प्रारूप को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, या कहें कि आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और दक्षिण अफ्रीका की बात हम कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित है। प्रश्न नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन: प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपमार्जन। आपको बताना है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपमार्जन। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और आपका सही जवाब है प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपके ऑप्शन: लाल रंग के प्रकाश का, बैंगनी रंग के प्रकाश का, नीले रंग के प्रकाश का, या फिर हरे रंग के प्रकाश का। आपको बताना है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग, बैंगनी रंग, नीले रंग या फिर हरे रंग के प्रकाश का। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है बैंगनी रंग के प्रकाश का। प्रश्न नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर। किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। आपके ऑप्शन: उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण। आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग आप सोलर कुकर में किया जाता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण। आपको बताना है किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर।
यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? आपके ऑप्शन 56%, 42%, 46%, 54%। आपको बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो देखते हैं सही जवाब 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की 46% मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन 7.7, 7.8, 7.4 या फिर 7.5। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं सही जवाब के रक्त का पीएच मान कितना होता है। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगर हम बात करें 7.7 की, तो ये पित्त का पीएच मान होता है 7.7। हम बात करते हैं 7.8 की, तो 7.8 होता है लार का पीएच मान। और 7.4 रक्त का पीएच मान, तो हम कह सकते हैं कि पित्त का पीएच मान होता है 7.7, लार का पीएच मान होता है 7.8 और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। प्रश्न नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर। वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं दीपक रखे हुए गोलाकार पात्र को सिर के ऊपर रखकर नृत्य करती हैं? आपके ऑप्शन छऊ, चोंग, चरकुला, मोहिनीअट्टम। आपको बताना है वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं दीपक रखे हुए गोलाकार पात्र को सिर के ऊपर रखकर नृत्य करती हैं। आपके ऑप्शन छऊ, चोंग, चरकुला, मोहिनीअट्टम। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। आपका सही जवाब है चरकुला। जी हां, चरकुला, जिसमें महिलाएं दीपक रखे हुए गोलाकार पात्र को सिर के ऊपर रखकर नृत्य करती हैं। और यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है, जो कि होली के तीसरे दिन किया जाता है। अब बात करते हैं छऊ की, तो छऊ झारखंड का लोक नृत्य है, वहीं चोंग नागालैंड का लोक नृत्य है और चरकुला मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर। नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? आप आपके ऑप्शन कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, एक ही अवस्था में रहता है या फिर स्पष्ट नहीं हो पाता। नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? आपको बताना है नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है कम हो जाता है। नींद के समय मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर। पुष्पों का अध्ययन करने को कहा जाता है? आपके ऑप्शन साइटोलॉजी, एंथोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। आपको बताना है कि पुष्पों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी, एंथोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और सही जवाब है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी, जो कि जिसके अंतर्गत कोशिकाओं सेल्स का अध्ययन किया जाता है। वहीं वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 88
आपकी स्क्रीन पर। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? आपको बताना है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। आपके ऑप्शन 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत और 2 दांत। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा कि आपके कितने दांत निकले थे। तो चलिए देखते हैं सही जवाब 20 दांत। जी हाँ, जब हम बात करते हैं दांतों की तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। इन दांतों के नाम है इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनमें 12 दांत अस्थाई प्रवृत्ति के होते हैं और 20 दांत अस्थाई प्रवृत्ति के होते हैं। तो 20 दांत 5 साल तक के बच्चे में 20 दांत अस्थाई रूप से पाए जाते हैं। मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं जिनकी प्रवृत्ति अस्थाई होती है और दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। प्रश्न नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन मैग्नीशियम, क्रोमियम, निकिल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मैग्नीशियम, क्रोमियम, निकिल, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 90 आपके स्क्रीन पर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके ऑप्शन ट्रिप्सिन, टाइलिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हमारे मुंह में, मुखगुआ में जो लार बनती है उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब, और सही जवाब है टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। अतः हमारा लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। तो चलिए दोस्तों, ये था आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। हमने आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है अधिक से अधिक आपने सही किए होंगे। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चनों के जवाब आपके बिल्कुल सही थे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं एग्जाम ट्रायल नाम के पेज पर, और यूट्यूब पर हमें एग्जाम ट्रायल के नाम से सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी 30 प्रश्नों के साथ। उम्मीद है आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यही समय है कुछ कर दिखाने का। उन चीजों को छोड़ना होगा जो गलतियां हमने पहले की थी। हमें नए सिरे से फिर तैयार होना है और हमारे साथ देना है ट्रायल एग्जाम का। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, कोरोना की वजह से हम सब घरों में हैं। समय समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आप दोस्तों स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।